प्रीवियस लेक्चर में हमने ट्रांसफार्मर का ईएमएफ इक्वेशन देखा। ट्रांसफार्मर में ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो जैसा पैरामीटर टर्म के बारे में डिस्कशन किया था। आज हम देखते हैं ट्रांसफार्मर के अंदर लॉसेस क्या होता है, ट्रांसफार्मर लॉसेस। ठीक है, ट्रांसफार्मर लॉसेस के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो एक्चुअल में क्या होता है, अगर लॉसेस अगर बोले तो लॉसेस इज नथिंग बट इट इज अ डिफरेंस बिटवीन इनपुट पावर एंड आउटपुट पावर। क्लियर हुआ। किसी भी ट्रांसफार्मर को हम जितने अमाउंट में पावर इनपुट के फॉर्म में दे रहे हैं वो पूरे का पूरे जो पावर है वो आउटपुट के फॉर्म में ट्रांसफॉर्म नहीं हो पाता। दैट मीन्स इनपुट जो पावर है वो आउटपुट पावर का इक्वल नहीं हो पाता। तो उस पर्टिकुलर केस में क्या होता है, इनपुट जो पावर है आउटपुट पावर का इक्वल कभी भी नहीं होता। इसका रीज़न ये है कि जो हम उसमें इनपुट के फॉर्म में पावर अप्लाई करते हैं उस अप्लाइड पावर का कुछ ना कुछ अमाउंट में पावर जो है वो उस ट्रांसफार्मर के अंदर क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है। इसी कारण हमें आउटपुट पावर की वैल्यू ऑलवेज इनपुट पावर के रिस्पेक्ट में क्या मिलता है, कम मिलता है। क्लियर हुआ। आइडियल ट्रांसफार्मर की जब हम कंडीशन अप्लाई करते हैं तभी इनपुट पावर को हम आउटपुट पावर के इक्वल ही लेते हैं। बट कोई भी चीज़ है वो तो आइडियल नहीं हो सकता, उसमें कुछ ना कुछ अमाउंट में उसमें लॉसेस तो होंगे ही होंगे। क्लियर हुआ। तो लॉसेस इज नथिंग बट थ्योरेटिकली क्या हो जाएगा, इट इज अ मैथमेटिकली डिफरेंस बिटवीन लॉसेस इज नथिंग बट इट इज अ डिफरेंस बिटवीन इनपुट पावर एंड आउटपुट पावर, इनपुट पावर एंड आउटपुट पावर। ठीक है, तो इनपुट पावर और आउटपुट पावर का जो डिफरेंस है, इनपुट पावर और आउटपुट पावर का डिफरेंस है, उसी डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं, लॉसेस बोलते हैं। क्लियर हुआ। ये लॉसेस किसके कारण होता है, क्योंकि कोई भी जो ट्रांसफार्मर है वो अप्लाइड कंप्लीट इनपुट एसी पावर को आउटपुट एसी पावर में कन्वर्ट नहीं कर पाता। ठीक है, तो कंप्लीटली अप्लाइड इनपुट एसी पावर को आउटपुट के फॉर्म में ट्रांसफॉर्म नहीं कर पाता। इस कारण उसमें कुछ अमाउंट का जो पावर है ट्रांसफॉर्म होने के दौरान, ट्रांसफार्मर एक्शन के दौरान उसमें क्या हो जाता है, लॉसेस हो जाता है, वेस्ट हो जाता है। उसी को हम क्या बोलते हैं, लॉसेस बोलते हैं। तो लॉसेस इज नथिंग बट इट इज अ डिफरेंस बिटवीन इनपुट पावर एंड आउटपुट पावर। कोई भी ट्रांसफार्मर में जो लॉसेस जो होता है, मेनली दिस लॉसेस ऑकर इन टू वेज, दो तरीके से होता है। फर्स्ट अगर बोले हम तो इसको क्या बोलते हैं, कोर लॉस। कोर लॉस कोई भी ट्रांसफार्मर में एक लॉस जो होता है कोर लॉस, या फिर इसी को हम क्या बोलते हैं, आयरन लॉस। क्लियर हुआ। तो ये कोर लॉस या फिर आयरन लॉस क्यों बोलते हैं, क्योंकि ट्रांसफार्मर के कोर में जितने अमाउंट में लॉसेस जो होता है, जो लॉस ट्रांसफार्मर के कोर में होता है उसी लॉस को हम क्या बोलते हैं, कोर लॉस बोलते हैं। कोई भी ट्रांसफार्मर की कोर को डिज़ाइन करने के लिए हम आयरन या फिर स्टील जैसे मटेरियल का यूज़ करते हैं। इस कारण उसको स्टील मटेरियल से बने हुए, आयरन मटेरियल से बने हुए कोर में होने वाला लॉस क्या कहला जाता है, आयरन लॉस भी कहलाता है। क्लियर हुआ। तो कोर लॉस या फिर उसी को क्या बोलते हैं, आयरन लॉस। दिस टाइप ऑफ लॉसेस ऑकर इन कोर ऑफ द ट्रांसफार्मर। क्लियर हुआ। क्या बोलेंगे, दिस लॉसेस ऑकर्स कोर ऑफ ट्रांसफार्मर, इन कोर ऑफ ट्रांसफार्मर, इन कोर ऑफ ट्रांसफार्मर। क्लियर हुआ। इन कोर ऑफ ट्रांसफार्मर, ये जो लॉसेस है वो ट्रांसफार्मर के कोर में होता है। इस कारण इस लॉसेस को क्या बोलते हैं, हम कोर लॉस बोलते हैं। क्लियर हुआ। क्योंकि कोई भी ट्रांसफार्मर की जो कोर जो है वो आयरन या फिर स्टील जैसे मटेरियल से बना होता है, और उस आयरन या फिर स्टील जैसे मटेरियल से बने हुए कोर में ही लॉसेस होता है। इस कारण इस लॉस को हम क्या बोलते हैं, आयरन लॉस भी बोलते हैं। क्लियर हुआ। तो किसी भी ट्रांसफार्मर के अंदर कोर जो लॉस हो दो तरीके से होगा, दो वे। एक तो होता है एक हिस्टेरिसिस लॉस, एक आपका क्या है, हिस्टेरिसिस लॉस। क्लियर हुआ। तो हिस्टेरिसिस लॉस क्या होता है, ट्रांसफार्मर में मैग्नेटाइजिंग और डीमैग्नेटाइजिंग एक्शन के कारण क्या होता है, जितनी अमाउंट में पावर की वेस्टेज होता है उस पावर वेस्टेज के कारण जो पावर लॉस होता है वही क्या कहलाता है,
हिस्टेरिसिस लॉस क्या होता है, जैसे कि आप सबको पता है कि जैसे ही हम ट्रांसफार्मर में एक्सटर्नल इनपुट एसी सिग्नल अप्लाई करते हैं, उस अप्लाइड एक्सटर्नल इनपुट एसी सिग्नल के कारण ट्रांसफार्मर के वाइंडिंग पे आपका मैग्नेटाइजिंग फ्लक्स है, वो मैग्नेटिक फील्ड है, वो प्रोड्यूस हो जाता है। ठीक है, प्रोड्यूस्ड जो मैग्नेटिक जो फील्ड है उसमें फ्लो होने वाले करेंट की वैल्यू पर डिपेंड करता है। क्लियर हुआ? तो जैसे जैसे करंट की वैल्यू अप्लाई, मैग्नेटाइजिंग करंट की वैल्यू इंक्रीज होता है, वैसे वैसे उसमें प्रोड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू भी बढ़ने लगता है। क्लियर हुआ? तो जैसे जैसे उसकी करंट की वैल्यू इंक्रीज होगा, मैग्नेटाइजिंग करंट की वैल्यू इंक्रीज होंगे, वैसे वैसे उसमें क्या होगा, मैग्नेटाइजेशन भी इंक्रीज होगा, मैग्नेटिक फील्ड भी इंक्रीज होंगे। बट कि जैसे ही हम उसमें फ्लो उसमें मैग्नेटाइजिंग करंट की वैल्यू को कम करते हैं, मैग्नेटाइजिंग करंट की वैल्यू को डिक्रीज करते हुए जीरो कर देते हैं, तो जब मैग्नेटाइजिंग करंट की वैल्यू जीरो है तो उस पर्टिकुलर केस में मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। बट जीरो नहीं हो पाता, तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को जीरो रखने के लिए हमें अपोजिट डायरेक्शन में उसमें मैग्नेटाइजिंग करंट है उसको अलाउ करना, फ्लो कराना पड़ता है। तो अपोजिट डायरेक्शन में करंट का फ्लो, मैग्नेटाइजिंग करंट अप्लाई करने से क्या होता है, उसमें कुछ अमाउंट में पावर की क्या हो जाता है, लॉसेस होता है। तो मैग्नेटाइजेशन एंड डीमैग्नेटाइजेशन एक्शन के कारण, ठीक है, ट्रांसफार्मर के कोर में जो लॉसेस होता है उस लॉसेस को क्या बोलते हैं, हिस्टेरिसिस लॉस। मतलब जैसे जैसे मैग्नेटाइजिंग करंट की वैल्यू को इंक्रीज करते हैं, वैसे वैसे ट्रांसफार्मर में मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू इंक्रीज होती है। बट जैसे ही आपका ट्रांसफार्मर में मैग्नेटाइजिंग करंट की वैल्यू डिक्रीज करके जीरो होकर देते हैं, तो करंट की वैल्यू डिक्रीज होने से मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू डिक्रीज होना चाहिए, बट वो मैग्नेटिक फील्ड है वो जीरो ना होकर के एक सर्टेन पॉजिटिव वैल्यू पे रहता है। क्लियर हुआ? तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को कंप्लीटली जीरो रखने के लिए अपोजिट पोलैरिटी की मैग्नेटाइजिंग करंट है उसमें अप्लाई करना पड़ता है। तो उस पर्टिकुलर केस में क्या होता है, कुछ अमाउंट में पावर है वो हीट के फॉर्म में लॉसेस होता है, वेस्ट होता है, उस लॉसेस को ही क्या बोलते हैं, हिस्टेरिसिस लॉस। तो मैग्नेटाइजेशन एंड डीमैग्नेटाइजेशन एक्शन के कारण ट्रांसफार्मर के कोर में जितनी अमाउंट में एनर्जी पावर की लॉसेस होती है उस लॉस को क्या बोलते हैं, हिस्टेरिसिस लॉस बोलते हैं। ठीक है, हिस्टेरिसिस लॉस को अगर मैं पावर की लॉसेस है उसको PS से डिनोट करूं, तो हिस्टेरिसिस जो लॉस है उसको क्या बोलेंगे, KH आपका यहाँ पर कांस्टेंट हो जाएगा, फिर आपका क्या है, बी मैक्सिमम पर 1.6 इंटू क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी इंटू ये। सो दिस विल बी एक्सप्रेशन फॉर हिस्टेरिसिस पावर लॉस इन केस ऑफ ट्रांसफार्मर वेयर के इज हिस्टेरिसिस कोफिशिएंट, स्टीनमेट्ज कांस्टेंट बोलते हैं, स्टीनमेट्ज कांस्टेंट बेसिकली ये स्टीनमेट्ज कांस्टेंट KH या हिस्टेरिसिस कोफिशिएंट बोल सकते हैं। ये हिस्टेरिसिस कोफिशिएंट जो होता है मेनली क्या होता है, डिपेंड्स ऑन टाइप ऑफ मटेरियल फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ कोर, डिपेंड्स ऑन टाइप्स ऑफ मटेरियल फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ कोर। क्लियर हुआ? तो कोर की कंस्ट्रक्शन के लिए यूज होने वाले मटेरियल की टाइप पर डिपेंड करता है एंड, ठीक है, उसकी कोर की कंस्ट्रक्शन के लिए यूज होने वाले मटेरियल पर डिपेंड करता है एंड फिजिकल स्ट्रक्चर उसकी वॉल्यूम पर डिपेंड करेगा, उसके थिकनेस पर, एंड फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ कोर। क्लियर हुआ? तो KH आपका हिस्टेरिसिस कोफिशिएंट है बोल सकते हैं, और ये हिस्टेरिसिस कोफिशिएंट है वो उस ट्रांसफार्मर की कोर को डिजाइन करने के लिए यूज होने वाले मटेरियल पर डिपेंड करता है कि कौन सा मटेरियल हम यूज किए हैं। क्लियर हुआ? साथ ही साथ उस कोर के वॉल्यूम पर डिपेंड करेगा, उसके फिजिकल थिकनेस पर डिपेंड करता है, उसके फिजिकल स्ट्रक्चर पर डिपेंड करता है। क्लियर हुआ? तो KH और दूसरा बी मैक्सिमम, ये बी मैक्सिमम क्या है, मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी है। बी मैक्सिमम इज व्हाट, मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी
बी मैक्सिम एफ क्या है, अप्लाइड सिग्नल की फ्रीक्वेंसी, या फिर मैग्नेटाइजिंग डीमैग्नेटाइजिंग फ्रीक्वेंसी भी बोल सकते हैं, फ्रीक्वेंसी ऑफ अप्लाइड सिग्नल भी बोल सकते हैं, फ्रीक्वेंसी ऑफ अप्लाइड सिग्नल, और मैग्नेटाइजेशन डीमैग्नेटाइजेशन फ्रीक्वेंसी भी बोल सकते हैं। फ्रीक्वेंसी ऑफ अप्लाइड सिग्नल एफ फ्रीक्वेंसी है, और वी क्या है, वॉल्यूम ऑफ कोर, वी क्या है, वॉल्यूम ऑफ कोर। तो कोर की वॉल्यूम पर डिपेंड करता है, अगर कोर की वॉल्यूम ज़्यादा होगा तो हिस्टेरिसिस लॉसेस हैं वो भी ज़्यादा होंगे। अगर फ्रीक्वेंसी ऑफ मैग्नेटाइजेशन एंड डीमैग्नेटाइजेशन अगर ज़्यादा है तो भी हिस्टेरिसिस लॉस ज़्यादा होगा। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी अगर ज़्यादा है तो भी हिस्टेरिसिस लॉस है वो ज़्यादा हो। क्लियर हुआ? तो हिस्टेरिसिस जो लॉस है बेसिकली क्या होता है, मैग्नेटाइजिंग और डीमैग्नेटाइजिंग एक्शन के कारण ट्रांसफार्मर के कोर में जो एनर्जी, जो पावर हीट के फॉर्म में लॉस होता है, उसी लॉस को हम क्या बोलते हैं, हिस्टेरिसिस लॉस बोलते हैं। उसी लॉस को क्या बोला जाता है, हिस्टेरिसिस लॉस बोलते हैं। और हिस्टेरिसिस जो लॉस होता है मेनली कोर को डिज़ाइन करने के लिए यूज़ होने वाले मटेरियल पर, साथ ही साथ कोर की फिजिकल स्ट्रक्चर पर भी डिपेंड करता है। क्लियर हुआ? उसकी फिजिकल स्ट्रक्चर मतलब उसकी वॉल्यूम पर डिपेंड करेगा, उसकी लेंथ पर डिपेंड करेंगे, उसके साइज पर डिपेंड करेंगे, कि क्रॉस सेक्शनल एरिया पर डिपेंड कर, इस टाइप से। एफ क्या है, फ्रीक्वेंसी आप सिग्नल बोल सकते हो, या फिर मैग्नेटाइजिंग एंड डीमैग्नेटाइजिंग फ्रीक्वेंसी भी बोल सकते हो। क्लियर हुआ? मैग्नेटाइजिंग एंड डीमैग्नेटाइजिंग फ्रीक्वेंसी भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो पी हिस्टेरिसिस जो पावर लॉस के एच, ठीक है, कि स्टीन मिर्ज कांस्टेंट या फिर कोफिशिएंट ऑफ हिस्टेरिसिस कोफिशिएंट भी बोल सकते हैं। तो हिस्टेरिसिस लॉस है फ्लक्स डेंसिटी पर डिपेंड कर रहा है, फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड कर रहा है, वॉल्यूम ऑफ कोर के वॉल्यूम पर डिपेंड कर रहा है। क्लियर? वॉल्यूम बढ़ेगा तो भी लॉस बढ़ेगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ मैग्नेटाइजिंग एंड डीमैग्नेटाइजिंग अगर बढ़ता है तो भी आपका लॉस बढ़ेगा, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी बढ़ता है तो भी ये बढ़ेंगे। एक के एच है, कांस्टेंट है। क्लियर हुआ? तो यह बेसिकली हिस्टेरिसिस लॉस को अवॉइड करने के लिए, टू रिड्यूस और टू अवॉइड तो नहीं कर सकते, रिड्यूस बोलेंगे, टू रिड्यूस द हिस्टेरिसिस लॉस इन कोर ऑफ ट्रांसफार्मर to reduce the hysteresis loss in core of transformer. The core is designed using iron, ठीक है, यूजिंग आयरन और स्टील। क्लियर हुआ? तो अगर आपको हिस्टेरिसिस लॉस को अगर कम करना है तो आपको क्या करना चाहिए, ट्रांसफार्मर की कोर को आयरन या फिर स्टील मटेरियल से बनाना चाहिए। क्लियर हुआ? तो ये है हिस्टेरिसिस लॉस। अगला हम देखते हैं हिस्टेरिसिस लॉस। दूसरा, ये हिस्टेरिसिस लॉस है वो कोर लॉस है ना, मतलब कोर के अंदर ये लॉसेस होता है, कोर के अंदर जो पावर है वो हीट के फॉर्म में डिसिपेट हो जाता है। याद रखना, ट्रांसफार्मर है वो एक वन फॉर्म ऑफ एसी को अनदर फॉर्म ऑफ एसी, दैट मीन्स लो एम्पलीट्यूड की एसी को हाई एम्पलीट्यूड की एसी, या फिर हाई एम्पलीट्यूड की एसी को लो एम्पलीट्यूड की एसी में कन्वर्ट करता है। बट हमेशा याद रखना, कन्वर्टेड आउटपुट एसी जो मिलता है उसकी फ्रीक्वेंसी है वो सेम होता है, ये फ्रीक्वेंसी में किसी भी प्रकार का चेंजेस नहीं करता। दैट मीन्स इनपुट और आउटपुट एसी सिग्नल की फ्रीक्वेंसी क्या रहता है, सेम रहता है। अब ये हिस्टेरिसिस लॉस हो गया। दूसरा क्या है, एडी करेंट लॉस। दूसरा क्या है, एडी करेंट लॉस। ये एडी करेंट लॉस है वो बेसिकली आपका क्या है, ट्रांसफार्मर की कोर लॉसेस। अब देखो मैं एडी करेंट लॉस क्या होता है, आप सभी को मैंने जब ट्रांसफार्मर एक्शन या फिर वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफार्मर बताया था तो उसमें क्या बताया, जैसे ही हम ट्रांसफार्मर के प्राइमरी वाइंडिंग पे अल्टरनेटिंग नेचर का अल्टरनेटिंग एसी सिग्नल अप्लाई करते हैं तो अप्लाइड एसी सिग्नल के कारण ट्रांसफार्मर के प्राइमरी वाइंडिंग पर अल्टरनेटिंग नेचर का इलेक्ट्रिकल करंट का फ्लो होना शुरू हो जाता है। ठीक है, अल्टरनेटिंग नेचर के इलेक्ट्रिकल करंट के कारण उसके प्राइमरी वाइंडिंग पर अल्टरनेटिंग नेचर का मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है। मैग्नेटिक फील्ड के कारण उसमें मैग्नेटिक फ्लक्स है वो क्रिएट हो जाता है।
क्लियर हुआ। क्रिएटेड जो फ्लक्स है उसकी नेचर भी अल्टरनेटिंग नेचर का होता है। ये जो क्रिएटेड जो मैग्नेटिक फ्लक्स है ट्रांसफार्मर के प्राइमरी वाइंडिंग से मैग्नेटिक कोर को फॉलो करते हुए सेकेंडरी वाइंडिंग को लिंकिंग करता है। तो होता क्या है, प्राइमरी वाइंडिंग पे जनरेटेड जो फ्लक्स है वो मैक्सिमम अमाउंट का जो फ्लक्स है हाई परमेबिलिटी वाले कंडक्टिंग मीडियम मैग्नेटिक पाथ का फॉलो करते हुए, मैग्नेटिक कोर का फॉलो करते हुए वो प्राइमरी से क्या हो जाता है, सेकेंडरी में क्या करता है, लिंकिंग करता है। बट होता क्या है, कुछ अमाउंट में जो जनरेटेड जो फ्लक्स है वो उस मैग्नेटिक कोर के अंदर लिंक कर देता है। मैग्नेटिक जैसा कि अगर आपको बताना चाहूँ तो ऐसा बता देता हूँ। चलो, आपके वैसे सिलेबस में तो ये नहीं है, लेकिन अगर इंटरनल क्वेश्चन पूछ दिया तो आ सकता है। इस कारण मैं बता दे रहा हूँ, एक लेक्चर भले ही इसमें जा। ये आपका प्राइमरी वाइंडिंग में एक्सटर्नल सिग्नल दिए, ये आपका लोड है, ये वी इन है, ये आपका आर एल है। क्लियर हुआ। प्राइमरी वाइंडिंग में एक्सटर्नल इनपुट एसी सिग्नल करोगे, इसमें क्या होगा, फ्लक्स क्रिएट होगा। और ये क्रिएटेड जो फ्लक्स है ना वो प्राइमरी वाइंडिंग से कहा जाता है सेकेंडरी वाइंडिंग पे, प्राइमरी वाइंडिंग से क्या होता है, सेकेंडरी वाइंडिंग में लिंक करता है। ठीक है, ये क्रिएटेड जो फ्लक्स है प्राइमरी वाइंडिंग से क्या होता है, सेकेंडरी वाइंडिंग पे लिंक करता है। क्रिएटेड जो फ्लक्स है प्राइमरी वाइंडिंग से कहाँ करता है, सेकेंडरी वाइंडिंग में लिंक करता है। तो होता क्या है, कुछ अमाउंट का जनरेटेड जो फ्लक्स है इस ट्रांसफार्मर के कोर को ही क्या कर देता है, लिंक कर देता है। ठीक है, ट्रांसफार्मर के कोर को लिंक करता है। ट्रांसफार्मर के कोर में फ्लक्स का लिंकेज होने से क्या होता है, ये जो कोर के अंदर जो फ्लक्स लिंकिंग किया है वो फ्लक्स लिंक कोर के अंदर लिंकिंग करने वाले फ्लक्स रेट में चेंजेस होने के कारण उसके कोर के अंदर एक ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाता है। और प्रोड्यूस्ड ईएमएफ के कारण कोर के अंदर ही एक करंट है वो सर्कुलेट होने लगता है। उस कोर के इनसाइड फ्लो होने वाले सर्कुलेटिंग जो करंट है उसको एडी करंट बोलते हैं। चूंकि ये जो फ्लक्स है वो कोर के अंदर लिंकिंग किया है, वो लिंक्ड फ्लक्स है, उसका कोई यूटिलाइजेशन नहीं होता, क्योंकि जो फ्लक्स सेकेंडरी वाइंडिंग को लिंक किया है सिर्फ वही और वही ही यूज होंगे आउटपुट के प्रोडक्शन पे। बट जो फ्लक्स कोर को लिंक कर दिया है, कोर को लिंकेज करने के कारण कोर को लिंकिंग फ्लक्स रेट में चेंजेस हुआ। कोर के लिंकिंग फ्लक्स रेट में चेंजेस होने से कोर में एक ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ और उस प्रोड्यूस्ड ईएमएफ के कारण कोर के अंदर एक करंट है वो सर्कुलेट होने लगता है, करंट फ्लो होने लगता है। उस फ्लोइंग करंट को हम क्या बोलते हैं, एडी करंट बोलते हैं। ये जो एडी जो करंट है बेसिकली आउटपुट के रिप्रोडक्शन में, आउटपुट के लिए आउटपुट रिप्रोडक्शन में कोई हेल्पफुल नहीं है, कोई यूजफुल ही नहीं है। फाइनली ये जो फ्लोइंग करंट है वो क्या होता है, कोर के ही अंदर हीट के फॉर्म में लॉस हो जाता है। इस कारण इसको क्या बोलते हैं, एडी करंट लॉस। ये करंट जो हुआ, देखो मैं बता देता हूँ, प्राइमरी वाइंडिंग पे फ्लक्स जनरेट हुआ। ठीक है, यहाँ पर प्राइमरी वाइंडिंग पे फ्लक्स जनरेट हुआ। ये जनरेटेड फ्लक्स है वो सेकेंडरी वाइंडिंग को मैग्नेटिक कोर का फॉलो करते हुए पास हुआ। बट प्राइमरी वाइंडिंग पे जो फ्लक्स जनरेट हुआ है ना, उस जनरेटेड फ्लक्स का कुछ अमाउंट है वो कोर को लिंक कर दिया, इसके अंदर लिंकेज कर दिया। इधर लिंकेज ना, इधर तो गया ही गया, बट कुछ अमाउंट में जो फ्लक्स है इस मैग्नेटिक कोर को ही लिंकेज किया। और मैग्नेटिक कोर को लिंकेज करने वाले फ्लक्स रेट में जब चेंजेस हुआ तो फ्लक्स रेट में चेंजेस होने के कारण इस कोर के अंदर क्या प्रोड्यूस हुआ, ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ। और उस प्रोड्यूस्ड ईएमएफ के अंदर एक करंट है वो फ्लो होने लगा। क्योंकि ये फ्लोइंग जो करंट है उसका आउटपुट यूटिलाइजेशन के लिए कोई काम ही नहीं आता, दैट मीन्स ये करंट है वो लॉसेस हो जाता है। इस लॉस को क्या बोलते हैं हम, एडी करंट लॉस बोलते हैं। क्लियर हुआ। तो एडी करंट लॉस है, और एडी करंट अगर लॉस है उसको अगर मैथमेटिकली शो करूं तो पीई से शो करूंगा। और पीई इक्वल टू के ई एडी करंट कोफिशिएंट बोल सकते हैं। अब उसके बाद ये आपका बी मैक्सिमम का स्क्वायर एफ स्क्वायर टी स्क्वायर इंटू क्या होता है वी। सो दिस विल बी एक्सप्रेशन फॉर एडी करंट लॉस in case of transformer where k is what, it is एडी करंट कोफिशिएंट बोल सकते हैं या फिर कांस्टेंट। एंड दिस डिपेंड्स ऑन स्ट्रक्चर एंड फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ कोर एंड यूज्ड मटेरियल फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ कोर। डिपेंड्स
depends on types of material, depends on types of material, depends on types of material for used for कंस्ट्रक्शन ऑफ कोर, ठीक है, कोर की कंस्ट्रक्ट इट डिपेंड्स ऑन टाइप्स ऑफ मटेरियल यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ कोर, कंस्ट्रक्शन की कोर को डिज़ाइन करने के लिए यूज होने वाला मटेरियल एंड फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ कोर, एंड फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ कोर, कोर की फिजिकल स्ट्रक्चर पर भी डिपेंड करता है। क्लियर हुआ? उसके साइज पर, उसके लेंथ पर, ठीक है। बी मैक्सिमम क्या है यहाँ पर? मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी है, मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी, मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी, मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी, मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी। एफ इज व्हाट? फ्रीक्वेंसी ऑफ अप्लाइड सिग्नल, फ्रीक्वेंसी ऑफ अप्लाइड सिग्नल, अप्लाइड एसी सिग्नल, ठीक है, अप्लाइड एसी सिग्नल। ट्रांसफार्मर में जो आप एसी सिग्नल अप्लाई करोगे उसका फ्रीक्वेंसी है। टी क्या है? थिकनेस ऑफ, थिकनेस ऑफ, थिकनेस ऑफ कोर, ठीक है, कोर को डिज़ाइन करने के लिए यूज होने वाले मटेरियल की थिकनेस है। एंड वी इज वॉल्यूम ऑफ कोर, वी इज नथिंग बट इट इज अ वॉल्यूम ऑफ कोर, वी इज व्हाट? वॉल्यूम ऑफ कोर। होता क्या है कि एडी करंट जो लॉस है वो थिकनेस पर डिपेंड है, थिकनेस के स्क्वायर का प्रोपोर्शनल है, बोल सकते हैं वॉल्यूम का प्रोपोर्शनल है, फ्रीक्वेंसी के स्क्वायर का प्रोपोर्शनल है, मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी के स्क्वायर का प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो थिकनेस जितना, फ्रीक्वेंसी तो कांस्टेंट है भाई, जितना इस फ्रीक्वेंसी का ऐसी सिग्नल दोगे उसे वही रहेगा। वॉल्यूम पर डिपेंड करेगा, थिकनेस पर डिपेंड करेगा, यही दो चीज़ आपके ऊपर है। फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी तो फ्लोइंग करंट की वैल्यू पर डिपेंड कर रहा है। क्लियर हो? तो टी थिकनेस पर डिपेंड कर रहा है, बोल सकते हो। तो मैग्नेटिक कोर का थिकनेस है, अगर थिकनेस कम होगा तो एडी करंट की लॉसेस हो क्या होंगे? कम होंगे। क्लियर हुआ? तो एडी करंट की लॉसेस को रिड्यूस करने के लिए क्या करते हैं? ट्रांसफार्मर की कोर को डिजाइन करने के लिए सॉफ्ट आयरन स्टील स्ट्रिप्स का यूज करते हैं। स्टील स्ट्रिप्स को स्टेकिंग करके हम कोर डिजाइन करते हैं। एक कंप्लीट सॉलिड मटेरियल से कोर का कंस्ट्रक्शन करके हम स्टील स्ट्रिप्स का यूज करते हैं, और उस स्टील स्ट्रिप्स को स्टेकिंग करके क्या डिजाइन किया जाता है? कोर डिजाइन किया जाता है। क्लियर हुआ? तो स्टील स्ट्रिप्स का स्टेकिंग करके कोर डिजाइन किया जाता है। तो स्टील की जो स्ट्रिप्स हैं, जो कोर डिजाइन करने के लिए स्ट्रिप्स यूज होता है, उसकी स्ट्रिप्स का थिकनेस जितना कम होगा, जितना थिन होगा, जितना पतला होगा, उतना ही कम उसमें एडी करंट की लॉसेस हैं वो भी क्या रहेंगे? कम होंगे। क्लियर हुआ? तो एडी करंट लॉस को रिड्यूस करने के लिए क्या होता है? ट्रांसफार्मर की कोर डिजाइन करने के लिए स्टील शीट्स का यूज होता है, स्ट्रिप्स का यूज होता है, थिन स्टील शीट्स का यूज किया जाता है, ताकि उसकी क्या हो सके, उसके अंदर एडी करंट की लॉसेस है वो कम हो सके। क्लियर होता है? ये सब चीज़ से एमसीक्यू क्वेश्चन होता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, ठीक है, तो याद रखेंगे। तो कोर लॉसेस है वो कोर के स्ट्रक्चर, उसकी फिजिकल डायमेंशन, उसकी वॉल्यूम पर, उसकी थिकनेस पर डिपेंड करता है, ठीक है, उसको कंस्ट्रक्शन के लिए यूज होने वाले मटेरियल के टाइप पर भी डिपेंड। तो ये कोर लॉस, कोर के अंदर जो कोर के कारण जो मैक्सिमम अमाउंट में आपका एनर्जी उसके अंदर हीट के फॉर्म में डिसिपेट हो जाता है, वही लॉसेस क्या है? कोर लॉसेस। अब कोई भी ट्रांसफार्मर की दूसरा जो लॉसेस है उसको क्या बोलते हैं? कॉपर लॉस, कॉपर लॉस, आयरन लॉस या फिर कॉपर लॉस, दो तरीका लॉस है। आयरन को ही कोर लॉस बोलते हैं। क्यों उसको कोर बोलते हैं? क्योंकि कोर के डिजाइनिंग के लिए सॉफ्ट आयरन एसिड्स का मटेरियल का यूज किया जाता है। कॉपर लॉस, कॉपर लॉस क्या होता है? आप सबको पता ही होगा कि हर एक ट्रांसफार्मर के डिजाइनिंग के लिए दो चीज है, एक तो उसमें वाइंडिंग रहेंगे, एक प्राइमरी वाइंडिंग है और दूसरा क्या है? सेकेंडरी वाइंडिंग। और दूसरा ट्रांसफार्मर की कंस्ट्रक्शन के लिए यूज होने वाला क्या है? आपका पार्ट है, क्या है? कोर है, ठीक है। तो जिस फिजिकल स्ट्रक्चर में वायर को वाउंड किया जाता है उस फिजिकल स्ट्रक्चर को कोर बोलते हैं,
और कोर के अंदर जो एनर्जी है, पावर है, जो वेस्टेज होता है, लॉसेस होता है, उस लॉस को क्या बोलते हैं? कोर लॉस। उसको आयरन लॉस भी बोलते हैं। क्या होता है? वाइंडिंग। ट्रांसफार्मर में दो वाइंडिंग है, एक को प्राइमरी वाइंडिंग बोलते हैं, दूसरे को सेकेंडरी वाइंडिंग। ट्रांसफार्मर के प्राइमरी वाइंडिंग पे एक्सटर्नल इनपुट एसी सिग्नल अप्लाई करते हैं। अप्लाइड इनपुट एसी सिग्नल के कारण प्राइमरी वाइंडिंग में करंट का फ्लो होने लगता है। फ्लोइंग करंट के कारण ट्रांसफार्मर के प्राइमरी वाइंडिंग पर मैग्नेटिक फील्ड सेटअप हो जाता है और उस सेटअप मैग्नेटिक फील्ड के कारण प्राइमरी वाइंडिंग में मैग्नेटिक फ्लक्स है वो क्रिएट होता है। तो हो क्या है? अप्लाइड एसी सिग्नल के कारण प्राइमरी वाइंडिंग में करंट का फ्लो हुआ। अब प्राइमरी वाइंडिंग में करंट फ्लो होने से मैग्नेटिक फील्ड सेटअप हुआ। मैग्नेटिक फील्ड सेटअप होने से मैग्नेटिक फ्लक्स है वो जनरेट हुआ। वो जनरेटेड जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो हाई परमेबिलिटी वाले मैग्नेटिक सर्किट का, मैग्नेटिक पाथ का फॉलो होते हुए सेकेंडरी वाइंडिंग को क्या करता है? लिंकिंग करता है। तो जब सेकेंडरी वाइंडिंग के लिंकिंग फ्लक्स रेट में चेंजेस होता है तो सेकेंडरी वाइंडिंग में क्या हो जाता है? एक वोल्टेज है वो, ईएमएफ है वो इंड्यूस हो जाता है। इंड्यूस्ड ईएमएफ के कारण उसमें इलेक्ट्रिकल करंट का फ्लो होना शुरू हो जाता है। ठीक है, इंड्यूस्ड ईएमएफ के कारण उसमें इलेक्ट्रिकल करंट का फ्लो होने लगता है। इलेक्ट्रिकल करंट का फ्लो होने लगता है। उस फ्लोइंग इलेक्ट्रिकल करंट इंड्यूस्ड ईएमएफ के कारण उसके सेकेंडरी वाइंडिंग पर एक करंट का फ्लो होने लगता है। फ्लोइंग करंट है जब वाइंडिंग पे फ्लो होता है तो वाइंडिंग पे करंट का फ्लो होने के कारण उसके वाइंडिंग पे हीट के फॉर्म में पावर की क्या होता है? लॉसेस। तो कुल मिलाकर मैं यह बोल देता हूँ कि ट्रांसफार्मर की प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग पे फ्लोइंग करंट के कारण जो पावर, जो लॉसेस होती है, उस लॉसेस को हम क्या बोलते हैं? कॉपर लॉस बोलते हैं। कॉपर क्यों बोले? क्योंकि ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग को डिजाइन करने के लिए हम कॉपर वायर का यूज करते हैं। लॉसेस ऑकर ड्यू टू flowing losses occur due to flowing current in ट्रांसफार्मर वाइंडिंग। ठीक है, तो ट्रांसफार्मर के प्राइमरी और उसके सेकेंडरी वाइंडिंग पे फ्लोइंग करंट है वो उसके अंदर हीट के फॉर्म में डिसिपेट हो जाता है। तो प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग में करंट का फ्लो होने के कारण प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग में जो लॉसेस होता है उस लॉसेस को हम क्या बोलते हैं? कॉपर लॉसेस बोलते हैं। क्लियर हुआ? तो इफ फ्लोइंग करंट इज आई, if flowing current in primary winding is IP, अगर प्राइमरी वाइंडिंग पे फ्लोइंग करंट है वो IP एंड इन सेकेंडरी वाइंडिंग अगर सेकेंडरी वाइंडिंग पे अगर करंट है, अगर सेकेंडरी वाइंडिंग की करंट अगर IS है, ठीक है, प्राइमरी वाइंडिंग की करंट IP माना, सेकेंडरी वाइंडिंग की करंट को मैं IS माना हूँ, देन टोटल कॉपर लॉस विल बी, तो टोटल जो कॉपर जो लॉस होगा, अगर हम टोटल कॉपर लॉस को अगर PC से शो करें तो PC इक्वल टू क्या हो जाएगा? IP² इंटू RP। ये प्राइमरी वाइंडिंग पे पावर लॉस है जो करंट फ्लो होने के कारण, उसके वाइंडिंग के इंटरनल रेजिस्टेंस के कारण उसकी वाइंडिंग पे जो भी पावर की लॉसेस होंगे वही लॉस है वो कि प्राइमरी वाइंडिंग पर और सेकेंडरी वाइंडिंग दोनों मिलाकर क्या होगा? कंप्लीट कॉपर लॉस होगा। ठीक है, और वैसे यहाँ पर IS का स्क्वायर इंटू क्या होगा? RS। ये सेकेंडरी वाइंडिंग पे फ्लोइंग करंट के कारण, उसके सेकेंडरी वाइंडिंग के इंटरनल रेजिस्टेंस के कारण जो पावर लॉसेस होगा वो IS² इंटू RS है। ये उसके प्राइमरी वाइंडिंग पे फ्लोइंग करंट के कारण, उसके प्राइमरी वाइंडिंग के इंटरनल रेजिस्टेंस के कारण जो पावर लॉस होगा वो ये, तो दोनों मिलाकर क्या हुआ? कंप्लीट कॉपर लॉस। क्लियर हुआ? तो यहाँ पर RP क्या है? इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ प्राइमरी वाइंडिंग। RP is internal resistance
इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ प्राइमरी वाइंडिंग, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ प्राइमरी वाइंडिंग, ठीक है। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ प्राइमरी वाइंडिंग। आर एस क्या है? इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेकेंडरी वाइंडिंग, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेकेंडरी वाइंडिंग, ठीक है, सेकेंडरी वाइंडिंग, ठीक है। तो इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेकेंडरी वाइंडिंग और इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ प्राइमरी, ठीक है। तो ट्रांसफार्मर के वाइंडिंग के इंटरनल रेजिस्टेंस के कारण जो पावर है वो उसमें हीट के फॉर्म में डिसिपेट हो जाता है। हीट के फॉर्म में जो लॉसेस होता है वो लॉसेस क्या कहलाता है? कॉपर लॉसेस बोलते हैं, ठीक है। क्योंकि कॉपर मटेरियल से आपका वाइंडिंग बना होता है, इस कारण उस लॉस को क्या बोल दिया? कॉपर। तो आई पी स्क्वायर इंटू आर पी ये प्राइमरी वाइंडिंग पे कॉपर लॉस है, और आई एस स्क्वायर इंटू आर एस सेकेंडरी वाइंडिंग पे कॉपर लॉस है, और दोनों वाइंडिंग की लॉसेस को हम कंप्लीट क्या बोलते हैं? कॉपर लॉस। तो ट्रांसफार्मर के वाइंडिंग का इंटरनल रेजिस्टेंस के कारण जो उसमें पावर लॉस होता है, उस पावर लॉस को हम क्या बोलते हैं? कॉपर लॉस। तो आई पी स्क्वायर इंटू आर पी प्लस आई एस स्क्वायर इंटू आर एस, ये आपका क्या है? कॉपर लॉस है। क्लियर हुआ? तो आई पी स्क्वायर इंटू आर पी, आई एस स्क्वायर इंटू आर एस, ठीक है। सो दिस विल बी लॉसेस, ठीक है। तो दो टाइप का मेजर और फ्लक्स लिंकेज वगैरह भी होता है, डाइलेक्ट्रिक लॉसेस भी होता है। बट मेजर जो लॉसेस जो ट्रांसफार्मर में रोल प्ले करता है, एक कोर लॉस, दूसरा है वो कोर को ही आयरन लॉस बोलते हैं, दूसरे को क्या बोलते हैं? कॉपर लॉस। तो आईपी क्या है? प्राइमरी वाइंडिंग पे फ्लोइंग करें। आरपी हर एक मटेरियल का कुछ ना कुछ उसका इंटरनल रेजिस्टेंस रहता ही रहता है। उसी टाइप का यहाँ पर प्राइमरी वाइंडिंग पे जो वायर यूज हुआ है, वाइंडिंग जो यूज हुआ है, उसके वाइंडिंग का इंटरनल रेजिस्टेंस आरपी ओम है। सेकेंडरी वाइंडिंग के इंटरनल रेजिस्टेंस आर एस ओम है। फ्लो होने वाला करंट आई एस। तो देखो यहाँ पर पावर, चल में ये जो पावर है वो आई स्क्वायर आर पी, आई स्क्वायर इंटू आर के फॉर्म में, इस कारण इस लॉसेस को क्या बोलते हैं? आई स्क्वायर आर लॉसेस भी बोलते हैं। कॉपर लॉस को क्या बोलते हैं? आई स्क्वायर आर लॉसेस। आई स्क्वायर आर लॉसेस मतलब ट्रांसफार्मर के वाइंडिंग के इंटरनल रेजिस्टेंस के कारण उसके वाइंडिंग पे जो लॉसेस होता है वो लॉसेस है वो कॉपर लॉस है, और उस लॉस को हम क्या बोलते हैं? आई स्क्वायर और लॉसेस के नाम से भी हम जानते हैं। तो आई थिंक सबको क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो क्लियर हो तो वीडियो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, डाउट होने पर कॉल जरूर करें। थैंक यू।